नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 28 सितंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 10 पे मिलेगा, जिसको आप सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। देखिए, सबसे फेमस आजकल जो न्यूज चल रही है वो इस डार्ट मिशन को लेकर चल रही है। जैसा कि आपको पता है, नासा का स्पेसक्राफ्ट एक क्षुद्र ग्रह से टकराया और ये प्रोजेक्ट जो था पूरा, ये किस वजह से करा गया था, इसका क्या उद्देश्य था, हर एक बेसिक चीज के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो डार्ट मिशन के बारे में जानते हैं। तो डार्ट मिशन जो है, एक्चुअली में जो स्पेसक्राफ्ट है उसी का नाम डार्ट है, ठीक है। अब इस डार्ट का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। डी से डबल आ रहा है, इसका मतलब कोई दो चीजें होंगी। ए से एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं ये। रीडायरेक्शन का मतलब है कि जिस ऑर्बिट में, जिस कक्षा में यह क्षुद्र ग्रह गति करता है, उस कक्षा में गति ना करते हुए इसको इस कक्षा से हल्का सा मूव करा देना है, यानी कि इसके पथ को हल्का सा विचलित करना है, ठीक है। और यह टेस्ट है, यानी कि एक प्रयोग की तरह हम लोग इसको कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर यह आर्टिकल चर्चा में आया। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह था कि भाई, जैसा कि एक कहानी के रूप में कहा जाता है कि पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। तो डायनासोर का पृथ्वी पर अंत कैसे हुआ? क्योंकि एक क्षुद्र ग्रह जो था वो पृथ्वी की सतह से टकराया, और पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद अब एक्चुअली में क्या होता है कि ये इनका इतना ज्यादा वजन होता है और इतनी ज्यादा स्पीड के बाद ये जब पृथ्वी की सतह से टकराते हैं ऐसे पिंड, तो जिस जगह पर भी टकराते हैं तो वहां पर एक तो क्रेटर का निर्माण होता है, दूसरा चूंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इसमें आग ऑलरेडी लग जाती है। तो जब ये सतह से टकराएंगे तो ऐसी शॉक वेव डेवलप करते हैं, ठीक है, कि आसपास का जो पर्यावरण होता है उसको बहुत हानि पहुंचती है। जब डायनासोर थे उस टाइम तो मानव यहां पर था नहीं, तब भी यहां की वनस्पति को बहुत हानि पहुंचाई। प्लस दूसरा, यहां पर ऐसा बोला जाता है कि जब ये टकराते हैं तो इतना ज्यादा धुएं का बादल ऐसा उत्पन्न होता है कि कई दिनों तक सूरज की रोशनी इस जगह पर आ ही नहीं पाती है। तो उससे भी जो डायनासोर के लिए अनुकूल पर्यावरण है वो यहां पर बन नहीं पाया, इस वजह से उनके नष्ट होने का कारण बना। तो चूंकि हमारे पास्ट में ऐसा हो चुका है, अब फ्यूचर में ऐसा कोई भी पिंड अगर पृथ्वी की सतह से टकराता है तो अब मानव सभ्यता, आपको पता है, पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है। तो उसको बचाने के लिए, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, उसके वातावरण को बचाने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोग एक करना पड़ेगा, हमको ऐसी तकनीक का विकास करना पड़ेगा कि हम इस चीज को भविष्य में रोक सकें। इसी चीज को रोकने के लिए जो डार्ट मिशन था ये नासा ने स्टार्ट किया। तो डार्ट नाम से एक स्पेसक्राफ्ट बनाया गया और वो एक क्षुद्र ग्रह से टकराया गया। उस क्षुद्र ग्रह को अब ये देखा जाएगा, चूंकि वो सक्सेसफुली, आपको पता है कि वो टकरा चुका है, अब कुछ दिनों तक या कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि जिस क्षुद्र ग्रह से ये टकराया है उसका पथ इसने विचलित करा है कि नहीं करा है। तो ये तो बात हो गई डार्ट मिशन की, और डार्ट मिशन की शुरुआत क्यों करी जा रही है। अब देखिए, ये जो उल्का पिंड की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2013 में चेल्याबिंस्क, ये रूस में एक जगह है, आप इसको गूगल पे सर्च मारेंगे तो मैंने ये चीज नासा की वेबसाइट से निकाली है। चेल्याबिंस्क में इस जगह पर ना एक मेटियोर आया था। मेटियोर का मतलब है, अभी मैं सब बताऊंगा एस्टेरॉयड और मेटियोर में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पर एक मेटियोर टकराया था, मैं एक बार उसका चित्र आपको दिखा देता हूं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये उस मेटियोर का चित्र है, ठीक है। ये रशिया की धरती पर टकराया था। हालांकि इसका वजन इतना ज्यादा नहीं था, आप देख पा रहे होंगे इसके साइज को, ठीक है। इसका वजन इतना ज्यादा नहीं था, साइज इतना ज्यादा नहीं था, तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जिस चेलियाबिंस्क में ये टकराया ना, वहां पर आसपास के घरों में शीशों का टूट जाना, दीवारों में दरार पड़ जाना, तब भी इतना इफेक्ट इसने कर दिया था। अब ये चूंकि 2013 की घटना थी, तो इसी घटना के बाद नासा ने तुरंत अपने एक प्लान को एक्टिवेट करा, जिसको बोला जा रहा है प्लैनेटरी डिफेंस, ठीक है। नाम याद रखिएगा, यानी कि प्लैनेट का मतलब होता है हमारा ग्रह, और ग्रह की सुरक्षा से संबंधित इस प्लान को एक्टिवेट करा गया। यहां पर देखिए, प्लैनेटरी डिफेंस एट नासा, आप नासा की वेबसाइट में जाके इस चीज को देख सकते हैं। ये बेसिकली बात क्या करता है, ये बात करता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की, यानी कि अर्थ के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे वो एस्टेरॉइड हो या कॉमेट्स हो, ठीक है, जो सन को ऑर्बिट करते हैं जैसे हमारा पृथ्वी ऑर्बिट करती है, परंतु वो यदि पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, कितना निकट,
5 मिलियन माइल्स इतना निकट आ जाएंगे और उनका जो साइज है वो 30 से 50 मीटर का होगा या इससे अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है वो पृथ्वी को डैमेज कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए प्लानिटरी डिफेंस प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके लिए देखिए पूरा एक ऑफिस यहां पर बना हुआ है, प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के नाम से। तो ये प्रोजेक्ट नासा का स्टार्ट हो चुका था। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू इन्होंने सबसे पहला मिशन जो था डार्ट मिशन लॉन्च किया। आपको पता होगा 2021 में नवंबर के महीने में इस मिशन को स्पेस एक्स जो एजेंसी है यूएसए की, उसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया था डार्ट स्पेसक्राफ्ट को। यही स्पेसक्राफ्ट जो था वो अंतरिक्ष में गया और जिस जगह पर इसको पहुंचना था वहां पर पहुंचा। अब देखिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, पहले फिगर से, बाद में थ्योरी पढ़ते रहेंगे। देखिए मैंने आपको नाम बताया, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका नाम था। देखिए हमें करना क्या था, हमें अब चूंकि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उस पर कोई भी क्षुद्र ग्रह या कोई भी अंतरिक्ष का खगोलीय पिंड अगर इसकी परिधि में आके इसको अटैक करता है, अटैक करने का मतलब है इससे लड़ जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें इस खगोलीय पिंड को ऐसे अटैक करना है किसी चीज के थ्रू कि इसका जो मार्ग है वो पृथ्वी की तरफ ना आके इसका मार्ग जो है वो विचलित हो जाए। ठीक है, तो पृथ्वी पे वो अटैक ना कर पाए। तो यही प्रयोग करने के लिए, अब चूंकि यहां पर देखिए ये टेस्ट है ना, तो टेस्ट है, एक प्रयोग करना था, तो हमने ऐसे दो क्षुद्र ग्रहों की खोज करी। सबसे पहला जो क्षुद्र ग्रह है वो है डिडीमॉस, नाम याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अब देखिए जैसे क्या होता है, ग्रह होते हैं, ठीक है, अब ये मान लीजिए सूरज है, तो सूरज के चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चक्कर लगाता है। ऐसे ही ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये भी सूरज के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जैसे मंगल ग्रह की बात करो और बृहस्पति की बात करें, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है वहीं पर ये सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह भी क्या करते हैं, सन का ऑर्बिट घूर्णन करते रहते हैं सन के चारों ओर। परंतु होता क्या है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये बेल्ट पाई जाती है, इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह कभी कभी क्या होता है, आपस में जब ये टकरा जाते हैं ना, तो इनमें गति आ जाती है और ये इस बेल्ट को छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उनसे हमारी पृथ्वी को खतरा रहता है। तो ये भी क्षुद्र ग्रह जो ये आप डिडीमॉस देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसी का एक और क्षुद्र ग्रह है इसी के पास, उसका नाम है डीमॉर्फस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। यही डीमॉर्फस जो है ये इस पूरे डिडीमॉस क्षुद्र ग्रह का ऑर्बिट कर रहा है, यानी कि ये इसका घूर्णन कर रहा है। हालांकि ये दोनों सूरज का घूर्णन कर रहे हैं, परंतु ये डिमॉर्फस जो है वो डिडीमॉस का घूर्णन कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, एक वैसी स्थिति बन जाती है कि मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है, या फिर कोई और क्षुद्र ग्रह है, तो क्या कभी ये पृथ्वी पे अटैक कर सकता है, पृथ्वी के मार्ग में आ सकता है। तो हमने क्या करा, जो हमारा डार्ट स्पेसक्राफ्ट था, ठीक है, इस स्पेसक्राफ्ट से इस चंद्रमा पे, यानी कि इस डिमॉर्फस पे, जो छोटा वाला क्षुद्र ग्रह था, इस पे अटैक किया। और इस पे अटैक इसलिए किया ताकि हम ये जान सकें कि ये डिमॉर्फस, ये जो व्हाइट कलर से आप लाइन देख रहे हो जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं, ये इसका ओरिजिनल कक्षा है जिसमें ये घूर्णन करता है। तो ये जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है, ये जब इस पे अटैक करेगा, इस पे जाके भिड़ जाएगा, तो भिड़ जाने के बाद जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो इसकी गति जुड़ जाए, जाहिर सी बात है उसका जो बल इस पे लगेगा, इस गतिज ऊर्जा की वजह से ये अपना मार्ग से विचलित हो जाएगा। और ये जो आप ऑरेंज कलर का मार्ग देख रहे हो जिसमें मैं एरो बना रहा हूं, ये इस मार्ग में गति करने लगेगा। तो हमें देखिए ये लिखा हुआ है न्यू ऑर्बिट आफ्टर इंपैक्ट, यानी कि कक्षा में परिवर्तन हो जाएगा इस टकराव के बाद। ठीक है, तो हमें, हमारा मकसद यही था कि एक हम ऐसा प्रयोग करें कि क्षुद्र ग्रह पे हम एक अंतरिक्ष यान से अटैक कर दें, उस पर लड़ा दें जाके और उसके मार्ग को विचलित कर दें। क्या हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाए? तो देखिए यहां तक, अभी तक तो जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेस रहा है, क्योंकि ये आराम से आप नासा की वेबसाइट में एक 40 सेकंड का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट था वो इस डिमॉर्फस पे टकराया। अब टकराने के बाद जो इसके पाथ में परिवर्तन हुआ है ना, उस पे अब धीरे धीरे एनालिसिस करा जाएगा, उसके बारे में धीरे धीरे रिपोर्ट आएगी कि ये कितना खिसका है अपने पहले वाली कक्षा से। अब जैसा कि यहां पर देखिए स्पीड कितनी आ रही है, 23,700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट था ये डिमॉर्फस से टकराया है। और हमें केवल इसके मार्ग में एक छोटा सा परिवर्तन करना है। हालांकि हमें इन दोनों क्षुद्र ग्रहों से कोई खतरा नहीं था, ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर थे और पृथ्वी के मार्ग में भी नहीं थे, ठीक है, परंतु हमें एक ये एक्सपेरिमेंट करना था, इस वजह से भी हमने इनको चूज करा। अब देखिए यहां पर क्या है,
अब नासा ने अपना जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है ना, अब आप सोचोगे कि ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये इसमें जाके लड़ जाएगा, तो बाकी का अध्ययन यहाँ पे कौन करेगा कि इसकी मार्ग में चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो इसी स्पेसक्राफ्ट में हमने एक क्यूब सैट भी भेजा है, जिसे बोल रहे हैं लीसिया क्यूब। याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जो लीसिया क्यूब, ये जो एक सैटेलाइट है ना, ये क्या करा इसने, लड़ने के 10 दिन पहले ही ये इस डार्ट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया। अब इसके पूरे मूवमेंट को यही लीसिया क्यूब जो था ये मॉनिटर करेगा, यही सारी फोटोज भेजेगा, यही एनालिसिस करेगा कि इसके मार्ग में कितना परिवर्तन आया है। तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जैसे कैमरे लगे हुए हैं जो पिक्चर्स लेंगे, ठीक है, और अर्थ पे वापस भेजेंगे। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ में आ गया होगा कि हमें इस नई तकनीक का परीक्षण करना है कि उसकी हम दिशा को बदल सकें, ठीक है। हमें उसका नष्ट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि उस क्षुद्र ग्रह को पूरी तरीके से नष्ट कर दें, हमें केवल उसकी दिशा को बदलना है। अब जैसे देखिए क्षुद्र ग्रह की बात, यहां पर एस्ट्रॉइड की बात हो रही, तो एस्ट्रॉइड को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब ये क्षुद्र ग्रह ऐसे पिंड, आप समझ लो कि ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह तो पूरी तरीके से नहीं बन पाए हैं, उनके साइज में भी छोटे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ दूसरी होती हैं। हाँ, हालांकि इसमें आपको धातुएं मिल जाएंगी, कई सारी खनिज मिल जाएंगे, ठीक है, इनसे भरपूर होते हैं। हर क्षुद्र ग्रह में अलग अलग आपको खनिज मिल जाएगा, ठीक है। कई क्षुद्र ग्रह में ऐसा देखा गया है कि बर्फ के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब यही क्या होता है जब क्षुद्र ग्रह आपस में टकराते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट है उसी में ये पाए जाते हैं। जैसे ही आपस में टकराएंगे तो इनमें गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा क्या करेगी, इनको यहां से मूव करा देती है। अब ये जो एस्टेरॉइड होते हैं ना, जब ये आपस में टकरा टकरा के बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जब ये छोटे हो जाते हैं तब इनको क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं, मेटेरॉइड्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यही मेटेरॉइड्स क्या करते हैं, जब हमारी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, तो अब वायुमंडल में आपको पता है, आपने देखा भी होगा, कोई भी चीज वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसमें क्या होता है, वायुमंडल के घर्षण के कारण वो क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे अंतरिक्ष यान भी जब वापस आते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो बर्न होते हैं। तो जब ये बर्न होते हैं ना, तो बर्न होने के बाद इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं, जिसको उल्का बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मीटियोर का मतलब हो गया कि ऐसे क्षुद्र ग्रह, ऐसे छोटे क्षुद्र ग्रह जो हमारे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। अब बर्न होने के बाद इसमें आग लग जाती है, तो कई बार क्या होता है, ये चूंकि काफी छोटे होते हैं, तो अंत जो हमारा वायुमंडल है ये भी क्या करता है, देखो जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल का आवरण है ये भी हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। ऐसे छोटे जो मेटेरॉइड्स होते हैं उनको जला के वहीं पर खत्म कर देता है। परंतु जिनका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है वो बर्न होने के बाद भी क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं। जब ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं तब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटेरॉइट। यहां पे टा यूज हो रहा है और यहां पर देखिए डा यूज हो रहा था, डी फॉर दिल्ली, टी फॉर टाइगर। तो जब ये उल्का पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं तब इसको उल्का पिंड बोलते हैं। जो मैं उल्का पिंड अभी आपको ये दिखा रहा था, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उल्का पिंड, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच चुका। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि हमें किस तरीके से अपने ग्रह की रक्षा करनी है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से। अब देखिए ये डिमॉर्फस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिमॉर्फस क्या कर रहा है, डिडीमॉस जो बड़ा उपग्रह है उसकी परिक्रमा कर रहा है, और लीसिया क्यूब का क्या काम था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए राइटर ने ना यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई है कि इससे दूसरी क्या चीज एक हमको पता चलेगी। जैसे देखिए अब स्पेसक्राफ्ट जो था वो एक क्षुद्र ग्रह से टकराया, तो जाहिर सी बात है वहां कुछ क्रेटर करेगा, गड्ढा करेगा। तो यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है, स्पेस माइनिंग। स्पेस माइनिंग का मतलब है स्पेस जो खनन होता है ना, माइनिंग को हम लोग खनन बोलते हैं। तो वो भी यहां पर हम उसमें भी अनुसंधान कर सकते हैं कि एक उल्का पिंड के अंदर का जो मटेरियल है वो क्या क्या खनिज से बना हुआ है, वहां से जो पदार्थ है वो वापस पृथ्वी पे ला सकते हैं। तो माइनिंग करने की भी एक जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी यहाँ पर अध्ययन हो सकता है। यहाँ पर एक किक शब्द का यूज हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है किक मेथड। तो किक मेथड का मतलब यही था कि स्पेस क्राफ्ट को क्या करना है, क्षुद्र ग्रह पे जाके लड़ा देना है, यानी कि स्पीड से जाके तो किक मारनी, एक लात मारने का मेथड है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो इसकी स्पीड थी, अब 23,000 किलोमीटर की जो स्पीड है वो कोई छोटी मोटी स्पीड तो है नहीं। तो इतनी स्पीड से अगर कोई चीज दूसरे पिंड में टकराएगी तो यही जो उसकी गतिज ऊर्जा है यही इसमें क्या एक बल का काम करेगी, और इसमें बहुत अत्यधिक फोर्स के साथ इसको चोट पहुंचाएगी, जिससे कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार।
चलिए अगला आर्टिकल देखिए, आपको पृष्ठ संख्या 14 पर मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं। देखिए हुआ क्या है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक सर्वेक्षण है जिसका नाम है अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण, AQEES। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है श्रम ब्यूरो के अंतर्गत। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही यहां पे डबल हैश बना दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं। अब श्रम ब्यूरो आपको नाम से ही पता लग जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो सर्वे होता है, ये सर्वे बेसिकली ये दो रिपोर्ट्स निकालता है। ठीक है, एक रिपोर्ट होती है जिसको त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण बोलते हैं, और दूसरी रिपोर्ट होती है जिसको एरिया फ्रेम स्थापना सर्वेक्षण बोलते हैं। जो पहली वाली रिपोर्ट है QES, इसी के बारे में यहां पर सर्वे नई रिपोर्ट आई है जो हमें जानने की आवश्यकता है। तो ये रिपोर्ट होती है ना, जहां पर 10 और 10 से अधिक श्रमिक वाले जो भी संगठन होते हैं, जो भी एक कंपनी है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, वहां 10 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो हमारा कंपनी का जो डेटा है वो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। जहां पर 10 से कम श्रमिक होते हैं, वो सारे प्रतिष्ठान तो होते हैं, वो एरिया फ्रेम स्थापना सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई कि AQEES जो है वो श्रम ब्यूरो के अंतर्गत एक सर्वेक्षण निकालता है, और ये दो टाइप की रिपोर्ट निकालता है त्रैमासिक बेसिस पे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो ये त्रैमासिक जो मैंने आपको बताया QES, इसका नया संस्करण जारी हुआ है, यानी कि श्रम ब्यूरो ने इसको जारी करा है। अब ये जो 10 या 10 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थान होते हैं ना, तो इसमें से कौन कौन से संगठन होते हैं। अब मेरी मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी स्वास्थ्य के कोई उपकरण बनाती है, मान लीजिए मास्क बनाती है मेरी कंपनी, तो क्या मेरी कंपनी सर्वेक्षण में आएगी? तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? टोटल 9 क्षेत्र हैं, मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कैसे भी करके आपको ये 9 क्षेत्र याद करने हैं। वहां पर ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण में कवर नहीं होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग का, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्टोरेंट, IT, BPO और वित्तीय सेवा गतिविधियां। तो ऐसे 9 क्षेत्र के अंदर जिसकी जिसकी भी कंपनियां आती होंगी, जो जो प्रतिष्ठान आते होंगे, वो सब इस सर्वे में कवर होते हैं। अब जैसे मैं बनाता हूं मास्क, तो जाहिर सी बात है वो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, तो मेरी कंपनी इसके अंतर्गत आ जाएगी। दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि मेरी कंपनी में 10 से अधिक श्रमिक होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर त्रैमासिक जो रोजगार सर्वेक्षण है उसकी नई रिपोर्ट आई है, और ये नई रिपोर्ट जो है वो जनवरी से लेकर और मार्च 2022 तक का इन्होंने सर्वेक्षण की रिपोर्ट जाहिर कर दी है। ठीक है, अब हम लोग जरा रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं, या फिर आप इन पॉइंट्स को मुख्य परीक्षा में भी आप यूज कर सकते हो। ये वाले जो आंकड़े मैंने बताए, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल कवर किया था। अब देखिए यहां पर कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या, जब इन्होंने इसके पहले वाली रिपोर्ट जो निकाली थी सितंबर से दिसंबर तक, उसमें टोटल जो एम्प्लॉयमेंट था 3.14 करोड़ का था। ठीक है, उन्हीं 9 सेक्टर्स की यहां पर बात हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया। केवल यही 9 सेक्टर में कितने लोग रोजगार कर रहे हैं उसकी बात है। ठीक है, अब जो जनवरी से लेकर मार्च तक का जो 2022 का रिपोर्ट आया है, उसमें 3.18 करोड़ हो गए, यानी कि आप साफ साफ देख रहे हो 4 लाख जो वर्कर्स हैं उनको नया रोजगार मिला है। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहां पर। इसके अलावा और क्या यहां पर मुख्य बातें हैं जो हमारे जानने के लिए हैं? अब जैसे मैंने आपको जो 9 सेक्टर्स बताए थे ना, यहां पर आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किस सेक्टर में जॉब मिली है, तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण जो क्षेत्र है, ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर ने दिया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर यहां पर एजुकेशन सेक्टर की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, इसके अलावा ट्रेड यानी कि व्यापार में जो लोग हैं, या फाइनेंशियल सर्विस जो वित्तीय सेवाएं हैं, इनको अगर चारों सेक्शन को मिला दें, तो यहां पर जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि टोटल अगर 100 लोग नए लोग जॉब कर रहे हैं, तो 100 में से 84 लोग केवल इन 4 सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा। पहला ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगर जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो अगर मैं टॉप 3 आपको बताऊं कि टॉप 3 में कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां लोगों की सबसे ज्यादा जॉब खुली है, तो सबसे पहला तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैंने आपको बताया। दूसरा आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, एजुकेशन सेक्टर है। तीसरा हमारा आपको पता है सर्विस सेक्टर, बहुत ज्यादा जो लोग जॉब्स करते हैं, तो IT सेक्टर। अब IT में आपके BPO भी कवर हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और अगर चौथे सेक्टर की बात करें तो हेल्थ, अब कोविड 19 के बाद आपको पता है कि हेल्थ की जो प्रोडक्शन है इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या कोई भी हेल्थ का उपकरण हो, बहुत ज्यादा बूम आ चुका है मेडिकल इंडस्ट्री में इंडिया की। तो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जॉब देने वाला जो सेक्टर है वो हेल्थ है। तो मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, आईटी इंडस्ट्री और हेल्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब देखिए, जब मैंने आपको बोला था आप इसको मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हो, तो जहां पर भी रोजगार की बात आएगी तो ये सब आंकड़े आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अब रोजगार की बात हो रही है और महिलाओं की बात ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत मार्जिनल देखने को मिला है। यहां पर जो शब्द यूज हो, यानी कि बहुत कम डिफरेंस देखने को मिला है उनकी प्रगति में। हालांकि जो प्रगति हुई है तो ये एक सकारात्मक है कि पहले 31.6% लोग इन 9 सेक्टर्स में जॉब करते थे वुमेन्स में, अब यही 31.8% हो गया है। बहुत कम डिफरेंस है परंतु बढ़ोतरी हुई है ना। यहां पर एक आश्चर्यजनक आंकड़ा मुझे लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। हेल्थ सेक्टर जो होता है ना, अगर मान लो यहां पर देखो आप ध्यान से, हेल्थ सेक्टर कितने चौथे नंबर पे आ रहा था। मान लो हेल्थ सेक्टर में टोटल 100 लोगों की जॉब लगी है, तो यहां पर 100 लोगों में से 52%, यानी कि 52% केवल महिलाएं हैं। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा महिलाएं, 50% से ज्यादा महिलाएं जॉब कर रही हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। तो ये कुछ आंकड़े थे जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक था। ठीक है, अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, यहां पर इंडिया और नेपाल के बारे में बात हो रही है, मगर ये पूरा आर्टिकल जो है वो फोकस किस पे कर रहा है? हाइड्रो पावर पे। हाइड्रो पावर का मतलब है जल विद्युत परियोजनाओं पे ये पूरा आर्टिकल फोकस कर रहा है। देखिए, आर्टिकल की शुरुआत ही में लिखा हुआ है कि 18 अगस्त को, ठीक है, एक एमओयू साइन हुआ है। किसके किसके बीच में, ये जरा मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। इस आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा। एनएचपीसी लिमिटेड और नेपाल की तरफ से है इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल, यानी कि आईबीएन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, एनएचपीसी लिमिटेड ने और इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल, इन दोनों के बीच में 2 समझौते हुए हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक समझौता है वेस्ट सेती का, ये नदी है, वेस्ट सेती नदी का नाम आपने सुना होगा। इसकी जो क्षमता है वो 750 मेगावाट है। दूसरा जो समझौता हुआ है वो 450 मेगावाट में SR6 समझौता, यानी कि ये सेती समझौता है। तो दोनों समझौते को अगर आप जोड़ लोगे तो ये टोटल आ जाएगा 1200 मेगावाट, यानी कि भारत सरकार के बीच में और नेपाल के बीच में 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं की 2 समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, यानी कि ये फाइनलाइज हो गया है। तो यहीं से आर्टिकल की शुरुआत होती है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैंने एनएचपीसी की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। आप वहां से जाके भी इसको देख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर जो हाइड्रो पावर की बात हो रही है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जल विद्युत के बीच में इंडिया और नेपाल के बीच में संबंध कैसे और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसी के बारे में यहां पर आर्टिकल में राइटर बताते हैं कि ये वाला जो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट था, एक बार मैं जरा आपको इसको नदी के ऊपर दिखा देता हूं, उसके बाद अपने आर्टिकल्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है ये वेस्ट सेती रिवर है। ठीक है, ये जो आप रिवर देख रहे हो ये वेस्ट सेती है। इसके बाद इसके आप पास में रिवर देखोगे ना, यही कर्नाली रिवर भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो अब ये पूरे नेपाल को अगर ध्यान से देखो तो उसके वेस्ट में पड़ रहा है। ठीक है, सेती रिवर के भी वेस्ट में पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? वेस्ट सेती रिवर डैम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके पीछे चल रही है कि ये जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसमें राइटर ये बताते हैं कि 1980 से इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। सबसे पहले यहां पर उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ था कि फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, मैं कंपनी का नाम आपको दिखा देता हूं, यहां आर्टिकल में यूज भी हुआ है। ये लिखे हेडिंग है ना, मैनी हडल्स, यानी कि कई सारे इसमें अड़चने आई हैं। तो 1980 में देखिए लिखा हुआ है कि फ्रांस की कंपनी थी सबसे पहले, नेपाल ने उसके साथ अनुबंध किया था सौग्रह नाम से। अब वहां पर फ्रेंच में इसको कुछ और बोलते होंगे, बट 1987 तक आते आते फ्रांस इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो था वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को दिया गया। यहां पे नाम लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया स्नोई माउंटेन्स इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। बट यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया से भी ये प्रोजेक्ट में ज्यादा दिन तक अनुबंध स्टैब्लिश नहीं हो पाया। अंत में यहां पर आएगा कौन? यहां पर आएगा चाइना। ठीक है, चाइना को 2012 में ये प्रोजेक्ट दिया गया और 18 यानी कि 6 वर्ष तक ये प्रोजेक्ट चाइना के पास रहा। 2018 में चाइना भी इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया, यानी कि अब चल रहा है 2022, यानी कि 4 वर्ष के गैप के बाद अल्टीमेटली
अब आपने देखा कि मैंने जैसा आपको बताया कि यहां पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो इंडिया ने अब भारत को इनवाइट करा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका इतिहास रहा है जहां पे जो मैनी हडल्स के अंडर में इस टॉपिक को कवर करा गया है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो टोटल इसकी कॉस्ट जो बोली जा रही है वो 18,000 करोड़, इतना पैसा तो एनएचपीसी द्वारा इस चीज में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया गया है। ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है। इसी के साथ साथ अब जब इससे बिजली पैदा होगी तो जो एनएचपीसी है वो इसको बेचेगा भी, तो बेचने के लिए भी यहां पर करार हो गया है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, पीटीआई ये इंडिया की कंपनी है। तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा वेस्ट सेती प्रोजेक्ट, तो यहां से बिजली खरीदेगा कौन? पीटीआई खरीदेगा, जिससे कि नेपाल को पैसे देगा और उसके पास विदेशी मुद्रा उसके पास आएगी। ठीक है, तो यहां पर एनएचपीसी ने इतनी तीव्रता से एक अनुबंध यहां पर भी कर लिया और दूसरा 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब जैसे ही यहां पर राइटर बताते हैं 4 वर्ष का ये जो गैप रहा कि 18 में चाइना इस प्रोजेक्ट से दूर हो गया, तो 4 वर्ष में नेपाल ने खुद से भी ट्राई करा कि इस डैम को वो कंप्लीट कर लें, इस पूरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, बट वो कर नहीं पाए। तो अल्टीमेटली भारत के पास ये प्रोजेक्ट आया। देखिए, अब यहां से आर्टिकल हमारे मुख्य परीक्षा से शुरू हो जाएगा कि भारत के पास यानी कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फिर चौथे नंबर पे आया भारत। तो कहीं ना कहीं भारत को ये प्रोजेक्ट नेपाल ने दिया है, तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर क्या दिखाया है? भरोसा दिखाया है। एक इस भरोसे के पीछे राइटर यहां पर बताते हैं कि हमारे ऑलरेडी 3 से 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो नेपाल के अंदर चल रहे हैं। जैसे कि बात करी जाती है महाकाली जो संधि हुई थी 6,480 मेगावाट उत्पादन की, ऊपर करनाली परियोजना 900 मेगावाट की, अरुण 3 परियोजना ये भी 900 मेगावाट की। इस पे तो खैर काम चल चल चुका है और 2023 तक मोस्ट प्रोबेबली इसके पूरा होने के चांसेस भी हैं। तो नेपाल को कहीं ना कहीं लगता है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में तकनीक भी है हम भारत के पास, दूसरा एक भरोसा भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, चाइना का यहां से इस समझौते से हट जाना 2018 में, तो हमें अब इस मौके को पूरी तरीके से भुनाना पड़ेगा। राइटर यहां पे बताते हैं कि भाई देखिए, चाइना एक प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है, पूरे 6 वर्ष तक वो यहां रहा, बट कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज का। तो अब चाइना का जो प्रभुत्व है नेपाल के अंदर, ठीक है, उसको क्या है भारत क्या कर सकता है? अब कम कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर दे, इसकी जो बिजली है उसको बेचने भी लग जाए, बेचने के बाद नेपाल के पास पैसा आने लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा प्रभाव नेपाल के ऊपर भारत का पड़ेगा। जब चाइना इस प्रोजेक्ट में था ना, तो राइटर यहां पे बताते हैं नेपाल ने, अब नेपाल कुछ बिजली भारत को भी बेचता है। ठीक है, तो यहां पर एक तो उसका इतने सालों का पेंडिंग पड़ा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा, उसको विद्युत भी मिलेगी, प्लस उस विद्युत को वो भारत को बेचकर एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकता है। तो दोनों तरफ से नेपाल को यहां पर फायदा है। अगला यहां पर राइटर बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है मच पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है कितनी क्षमता है। तो नेपाल के अंदर हाइड्रो पावर अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो यहां पर राइटर बताते हैं 83,000 मेगावाट की क्षमता नेपाल के अंदर है, परंतु इतना नेपाल बिल्कुल भी उत्पादित नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर इतना नेपाल उत्पादित करने लगे तो सोचिए दूसरे देशों को वो बिजली बेचेगा, जब दूसरे देशों को बिजली बेचेगा तो उसके यहाँ डॉलर्स आएंगे, यानी कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अभी आपने देखा था कुछ महीने पहले नेपाल के अंदर जो आर्थिक संकट आया था, जिसमें उसका विदेशी मुद्रा भंडार अचानक से कम हो गया, तो उसका एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। अपनी भी आवश्यकताएं नेपाल पूरी कर सकता है, प्लस दूसरे देशों को विद्युत बेच के पैसे भी यहां पर कमा सकता है। एक यहां पर देखिए, इस जगह पर एक आर्टिकल में राइटर बताते हैं एक आंकड़ा कि 2030 तक अगर नेपाल अपनी इस क्षमता को पा लेता है तो 310 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई हो सकती है, और यही कमाई बढ़ के 2045 तक कितनी हो सकती है? 1069 बिलियन डॉलर की। तो बहुत बड़ा एक यहां पर आर्थिक फायदा नेपाल को मिलेगा। भारत को भी इससे लाभ है, ऐसा नहीं है कि नेपाल को ही इससे लाभ है, भारत को भी इससे लाभ क्या है? अब देखिए, भारत में अभी तक जो विद्युत उत्पादन होता है तो वो किससे होता है? मैक्सिमम 70% कोयले से होता है। अब हमने बना दिए हैं पंचमित्रा टारगेट, तो हमको वो भी पूरे करने हैं। तो यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को भी रोकना है। तो हम लोग कोयले से विस्थापित होकर हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाना है। तो अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स जितने नेपाल में भारत बना रहा है, तो यहाँ पर अगर बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है नेपाल से हम जल विद्युत खरीद सकते हैं। ठीक है, उससे खरीदने से एक तो हमारी कोयले पर जो निर्भरता है, ठीक है, अभी आपने देखा कुछ महीने पहले कोयला संकट भारत के ऊपर आ गया था, विद्युत संकट आ गया था। अब चूंकि रूस यूक्रेन
वॉर से जो सप्लाई बाधित होती है तो उससे कोल जो है वो महंगा भी हो जाता है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, बट हमें खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी 70% विद्युत उसी से बनती है। तो जब हम कोयले पर निर्भरता कम करेंगे ना, तो हमारी एक तो हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जाके पर्यावरण को भी संरक्षित करेंगे, दूसरा हम अपना भी विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि भाई विदेश से कोयला लेना पड़ता है तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है, डॉलर्स में पेमेंट करते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, तो हम उसको भी बचा सकते हैं, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे नेपाल बढ़ा सकता है। तो इससे भारत को भी यहां पर फायदा है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा एनएचपीसी के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही थी। ये प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब एक तो चीज याद रखिएगा कि ये मिनी रत्न वर्ग एक की पीएसयू है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनएचपीसी जो लिमिटेड है, भारत में जल विद्युत के विकास की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी एजेंसी है जल विद्युत विकास की, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर टोटल अभी तक 24 पावर स्टेशन है जहां से 7071 मेगावाट इतनी क्षमता स्थापित हो चुकी है। ये थोड़े से आंकड़े हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है। अंत में राइटर यही बताते हैं कि भाई देखिए, भारत को भी इससे फायदा होगा। दूसरा, यहां पर नेपाल की जो एक चिंता थी कि भारत बहुत महंगे दर पे नेपाल को जो बिजली है वो देता है और बहुत कम मात्रा में देता है, तो इस प्रोजेक्ट के लग जाने के बाद ना, ये यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक आंकड़ा यहां पर कि पहले 10% यानी कि जो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट का 10% जो विद्युत थी वो नेपाल को मिलेगी, तो उसको बढ़ा के देखिए 21.9 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22% विद्युत जो है वो अब नेपाल को मिलने लगेगी। तो नेपाल की जहां जो चिंता थी कि भाई इतनी महंगी बिजली और कम बिजली, तो वो भी चिंता यहां पर दूर हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 12 पर मिलेगा। इसको आप सेकंड और थर्ड दोनों पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग सरकारी नीतियां और पर्यावरण जब थर्ड पेपर की बात करते हैं तो उसमें जल संरक्षण की जो बात होती है उसको भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। देखिए यहां पर हुआ क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ये पीआईबी की न्यूज है, आपने देखी होगी। तो यहां पर जल दूत ऐप, इसका शुभारंभ कर दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऐप, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जल दूत ऐप। अब मैं बताता हूं आपको ये जल दूत ऐप जो है वो काम क्या करेगा। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, दो मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है। तो पहला तो कथन यूपीएससी आपसे यही पूछ देगा कि कौन से मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। एक इसमें ऑप्शन दे देगा, आप जल दूत है तो हो सकता है जल शक्ति मंत्रालय है क्या इसके अंदर में, तो ये चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये करना क्या है इस ऐप को, इसमें एक पोस्ट बनाई जाएगी ग्राम रोजगार सहायक की, ठीक है। ग्राम रोजगार सहायक का काम क्या होगा, जो भी गांव होते हैं उसमें 2 से 3 ऐसी जगह इनको चिन्हित करनी है या ऐसे कुएं चिन्हित करने हैं जिनको ये पूरे वर्ष में 2 बार इस कुएं की जाके चेकिंग करेंगे। जैसे आप देख रहे हो चित्र में, ऐसे ये जो आदमी कुएं की तरफ झांक रहे हैं, तो इसमें बेसिकली ये लोग चेक क्या करेंगे, इस कुएं का वाटर लेवल, ठीक है। साल में 2 बार, कब कब, एक तो मॉनसून आने से पहले, ठीक है, मॉनसून से पहले, और दूसरा बाद में। अगर यहां पर देखा जाए तो 1 से 31 मई तक जो प्री मॉनसून होता है तब, और दूसरा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। 2 बार ये उस 2-3 कुएं जो भी इन्होंने उस गांव में सेलेक्ट करे हैं जहां का जल स्तर जो है वो जल स्तर ऐसा होगा। अब सोचो एक लॉजिक से कि एक गांव है उसमें 3 कुएं हैं, ठीक है। तीनों के बारे में अगर ये मेजरमेंट करते हैं, तीनों की माप लेते हैं, तो इनको उस गांव के अंदर का जो भूजल स्तर है वो एग्जैक्टली पता लग जाएगा। एक कुएं के माप से नहीं हो सकता, तो 2 से 3 ऐसी जगह ढूंढनी है जिसके जल स्तर से पूरे गांव का जो भूजल स्तर है वो इनको पता हो। अब ये क्या करें, मान लीजिए पहला व्यक्ति जो है वो गया मई में इसने क्या करा, इस कुएं का, तीनों जो कुएं थे उनका जल स्तर ले लिया। ये इस डेटा को क्या करेगा, इस डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र इसके पास भेज देगा। दूसरी बार जब ये अक्टूबर में फिर इन्हीं 3 सेटलमेंट के पास जाएगा और फिर जो डेटा होगा फिर राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के पास भेजा जाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा और राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र में डेटा भेजने का जो तरीका होगा वो होगा जल दूत ऐप के थ्रू। ये जो एप्लीकेशन ये यहां पर बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है कि इसमें ये फोटो भी स्टोर करेगा, यहां से फोटो खींच के, दूसरा यहां पर जो भी डेटा इसको डालना होगा वो भी डालेगा। इस ऐप की खास बात यह है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से काम करेगा, क्योंकि देखिए कभी कभी कोई दूर दराज गांव होंगे जहां पर नेटवर्क की दिक्कत होगी, तो उस दिक्कत की वजह से ऐसा ना हो कि समय पर डेटा मिल ना पाए। अब ये जो राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र है इसके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें ये सारा डेटा एकत्रित करा जाएगा। उस डेटा को एकत्रित करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर
इसमें अध्ययन होगा, विश्लेषण करा जाएगा, ताकि जो भूजल है उसको किस तरीके से संरक्षित करा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये है पूरा जल दूत ऐप। अब जरा जान लेते हैं राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में। ये भी हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये बनाया जब गया था ना 2018 में, किस मंत्रालय के अंतर्गत करा गया था? तो वो था जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। पहले, अब ये विभाग हो गया, पहले ये मंत्रालय था। अब आपको पता होना चाहिए जल शक्ति मंत्रालय कौन से 3 मंत्रालयों के को जोड़ के बना दिया गया है। तो अब ये किसके अंतर्गत आ गया है? अब ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब विभाग कौन सा है? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग। अब बेसिकली काम क्या है? तो इसका सीधा सा काम यही होता है कि जो भी जल संसाधन हमारे देश भर में होते हैं, ठीक है, उनका पूरा एक अपने पास डेटा रखना, और उस डेटा के ऊपर समय समय पर अध्ययन करना और रिपोर्ट्स जारी करना। कैसे हम उन जल संसाधनों को, उनका रखरखाव कर सकते हैं, कैसे उनकी निगरानी रख सकते हैं, ये सारी चीजें बताना। कभी कोई आपात की स्थिति आ जाए या कोई भीषण स्थिति आ जाए तो उस केस में आपातकालीन उपाय क्या करे जा सकते हैं, ये भी बताना इसका काम होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। चूंकि डार्ट मिशन के बारे में बात हुई है, तो एक मैं आपसे स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान होगा, 2016 का जो हमारा प्रीलिम्स था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो मैं चाहता हूं आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 यानी कि GL10, ये क्या है, ये आपको बताना है। दूसरा, आजकल काफी जो हाथी हैं वो चर्चा में आए हैं, क्योंकि असम और तमिलनाडु के बीच में जो विवाद हुआ है, जयमाला विवाद, सबने सुना होगा उसके बारे में। तो बताइए कि एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है प्रोजेक्ट रिहैब। तो ये, इसमें क्या करा जाता है? ठीक है, GL10 क्या है और प्रोजेक्ट रिहैब क्या है? अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट क्या है, जो हाल ही में नासा द्वारा आयोजित किया गया था, इसके महत्व पर चर्चा करनी है। दूसरा, भारत नेपाल संबंधों पर भविष्य के अवसरों का प्रभुत्व होना चाहिए, ना कि अतीत की निराशाओं पर समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। दोनों ही प्रश्न लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। जो मैंने आर्टिकल्स आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।